इस सत्र का नाम गौतम बुद्ध देते हैं सम्मा सती। ओशो इसको सम्यक जागृति कह रहे हैं और आज पूरी दुनिया में राइट माइंडफुलनेस के नाम से ये सत्र विख्यात है। स्टीफन आर कावे ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसमें 7 जो प्रभावशाली आदतों का जिक्र कर रहा है। इस आदत का नाम देता है सिनर्जाइजिंग। कैसे प्रेम पूर्वक रहें, कैसे बोधपूर्वक रहें, कैसे मिलजुल कर रहें, कैसे एक दूसरे से सहयोग करें। गौतम बुद्ध इस किताब में 8 अध्याय बताते हैं। अपने जीवन की किताब पढ़ने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अध्याय किए हैं, लेकिन करीब करीब किसी ने 7, किसी ने 8, जैसे स्टीफन आर कावे ने 7 अध्याय प्रभावशाली आदतों का जिक्र करता है। दीपक चोपड़ा स्पिरिचुअल रूल्स ऑफ सक्सेस 7 नियमों की बात करता है। तुम सबको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लेखक गौतम बुद्ध को पढ़े हों या ना पढ़े हों, गौतम बुद्ध को जानते हो या ना जानते हो, सब ने गौतम बुद्ध के इन्हीं 8 अध्यायों का प्रकारांतर से जिक्र किया है। उन 8 अध्यायों में से एक महत्वपूर्ण अध्याय है सम्मा सती, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। सम्मा सती, सम्यक जागृति। जब गौतम बुद्ध विदा होने लगे तो उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने पूछा कि आपने 8 अध्याय पढ़ने का हमें निर्देश दिया, लेकिन कोई एक अध्याय पढ़ना हो तो कौन सा अध्याय है जिसको हम पढ़ें? गौतम बुद्ध ने कहा सम्मा सती। और ये कोई संयोग की बात नहीं कि ओशो ने इतने प्रवचन दिए, 6000 प्रवचन दिए, लेकिन उनके आखिरी प्रवचन का आखिरी अध्याय है सम्मा सती। सम्मा सती में कुछ बात होगी और तुम्हें जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि आज सारी दुनिया सम्मा सती को पढ़ने का प्रयास कर रही है, सम्मा सती को जानने का प्रयास कर रही है। कई देशों में तो इस पर एक मंत्रालय बन गया है। ब्रिटेन ने एक मंत्रालय बना दिया है सम्मा सती पर, राइट माइंडफुलनेस पर। लेकिन सम्मा सती क्या है, इसको ठीक से समझा नहीं गया। ओशोधारा में एक नया कार्यक्रम आया है राइट माइंडफुलनेस, 3 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन उस सम्मा सती को हम केवल एक सत्र में समझने की कोशिश करेंगे कि वो सम्मा सती है क्या, वो सम्यक जागृति है क्या, राइट अवेकनिंग है क्या, अलग अलग नाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से है कि कैसे स्वयं के प्रति जागें। अब्राहम मैस्लो हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। उसने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मैनेजमेंट के विद्यार्थी इस किताब को पढ़ते हैं और जिन 7 आवश्यकताओं की 7 नीड्स की चर्चा करता है मैस्लो, MBA में मैनेजमेंट के कोर्सेज में उसको पढ़ाया भी जाता है। 7 आदतें कहता है। पहले जो 7 आवश्यकताओं का जिक्र करता है, पहली आवश्यकता है भौतिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, सबको चाहिए। दूसरी आवश्यकता कहता है सेक्स नीड्स, भोग की आवश्यकता। ऐसे हमारे ऋषियों ने भी कहा है। जैसे पहली आवश्यकता भौतिक आवश्यकता, हमारे ऋषि कहते हैं बुभुक्षा, सबको भूख लगती है, भोजन की ज़रूरत है। दूसरी आवश्यकता है बुभुत्सा, भोग की आवश्यकता, भोग की इच्छा। तीसरी आवश्यकता मैस्लो कहता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, हमारा ऋषि कहता है जिजीविषा, जीने की इच्छा, सुरक्षित जीवन जीने की इच्छा। चौथी आवश्यकता मैस्लो कहता है लव नीड्स, हमारा ऋषि कहता है प्रेमाकांक्षा, हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। 5वीं आवश्यकता मैस्लो कहता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, हमारा ऋषि कहता है मित्राकांक्षा, कोई तो हो नगर की अपना गांव कह सकूं, कोई तो हो जगह की अपना ठाव कह सकूं, कुछ हम अपना बना लेना चाहते हैं, कहने को कोई हमारा है, तभी तक जीवन प्यारा है। 6ठी आवश्यकता मैस्लो कहता है एस्टीम नीड, हमारा ऋषि कहता है महत्वाकांक्षा,
लोग हमें महत्व दें जिस समाज में भी हम रहते हैं। और सातवीं आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हमारे भीतर जो प्रतिभा है उसको कैसे खिलाएं। और यहाँ पर मैस्लो अपनी सीढ़ी छोड़ देता है, कहता है ये किस छत पर जाती है मुझे पता नहीं है, मगर उसका जवाब हमारा ऋषि देता है मुमुक्षा, सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति की आकांक्षा, परम स्वतंत्रता की आकांक्षा। लेकिन एक बात है, मैस्लो कहता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसमें हिंसा करने का भाव कहीं नहीं है, हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर खुद ही प्रश्न पूछता है कि फिर मानवता के इतिहास में 3000 बड़ी लड़ाइयाँ हुई और छोटी छोटी लड़ाई जो पड़ोसी करते हैं, पति पत्नी करते हैं, उनका तो कोई हिसाब नहीं है। और मैस्लो आश्चर्यचकित होता है कि जब हमारे भीतर हिंसा करने की आकांक्षा नहीं है तो फिर हम हिंसा करते क्यों हैं। फिर खुद ही जवाब देता है, कहता है लगता है पूरी मानवता एक गलत कंडीशनिंग की शिकार हो गई है और वह है प्रतिशोध की आकांक्षा। सारे हमारे शास्त्र, रामायण हो कि महाभारत, सारी हमारे फिल्में, सारे उपन्यास, सारी कहानियाँ प्रतिशोध की महिमा, प्रतिशोध को महिमा मंडित करती हैं। तुम फिल्म देखते हो, सारी फिल्मों में करीब करीब एक कहानी होती है। दोपहर के पहले एक विलेन होता है, खलनायक एक नायक होता है, खलनायक नायक की कुछ हानि पहुंचाता है या नायिका की कुछ हानि पहुंचाता है और इंटरवल हो जाता है। और इंटरवल के बाद फिर नायक बदला लेता है। सारे हॉल के लोग भी तालियां पीटते रहते हैं। क्यों ताली पीट रहे हो? क्योंकि तुम भी किसी से प्रतिशोध लेना चाहते हो। तुम्हारी भी कंडीशनिंग है कि प्रतिशोध लेना है। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश चर्चा करते हैं हम तो बदला लेंगे। मानो कि बदला लेना बड़ी अच्छी बात है। और इसीलिए हम सब के भीतर हिंसा भरी है। और बचपन से हर माँ करीब करीब ट्रेनिंग देती है बच्चे को। टेबल से चोट लग गया बच्चे को, माँ पूछती कहाँ से चोट लगा, बच्चा कहता टेबल से, बस टेबल को 2 थाप दिया। जाने अनजाने उसने बच्चे के भीतर प्रतिशोध का बीज बो दिया। अब बड़ा होगा बच्चा, किसी को गोली मारेगा, तो मैं समझता हूँ कि फांसी की सज़ा बच्चे को नहीं होनी चाहिए, माँ को होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रतिशोध आज वृक्ष का रूप उस बच्चे के रूप में लिया, उसका बीज तो कहीं माँ ने ही बोया था। कहता है मैस्लो, ये गलत कंडीशनिंग हमारे भीतर जो हिंसा है उसका कारण है। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? वो कौन है हमारे भीतर जो ऐसा करने के लिए हमको मजबूर करता है? महाभारत का एक प्रसंग तुमको बताते हैं। भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं कि आप जाइए दुर्योधन को समझाइए, वो युद्ध करने पर आमादा है। भगवान कृष्ण जाते हैं, दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन युद्ध होगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, ऐसा मत करो, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नहीं माना दुर्योधन, युद्ध अवश्यंभावी हो गया। महर्षि व्यास के पास लोग गए, कहा कि आपको दुर्योधन बहुत मानता है, सम्मान करता है, एक बार आप भी समझाइए। महर्षि व्यास गए, कहा बेटा सुयोधन, उसका नाम सुयोधन था, लेकिन इतना दुष्ट था कि बाद में लोगों ने दुर्योधन कर दिया। कहा कि बेटा सुयोधन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि धर्म क्या है। दुर्योधन हंसता है, कहता पितामह श्री, जिस गुरु द्रोण से धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का पाठ पढ़ा है, उसी गुरु द्रोण से मैंने भी जाना है कि धर्म क्या है। जानामि धर्मम। महर्षि व्यास कहते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा? कहता है दुर्योधन, प्रॉब्लम ये है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, पालन करने का मन नहीं करता। व्यास ने कहा कि इसको कैसे समझाया जाए? कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ अधर्म क्या है। दुर्योधन फिर हंसता है, कहता है कि मत समझाइए, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है,
जानामि अधर्मम। व्यास कहते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला कि प्रॉब्लम है कि नचमे निवृत्ति, छोड़ने का मन नहीं करता। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही है। कौन डॉक्टर नहीं जानता कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दारू पीने से अल्सर होता है, लेकिन डॉक्टर जितने शराब पीते हैं बाकी लोग उतने शायद ना पीते हो। जानामि धर्मम, सभी को पता है। दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है डूज क्या है और डोंट्स क्या है, लेकिन डूज को पालन करने का मन नहीं करता और डोंट्स को छोड़ने का मन नहीं करता। व्यास कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हें समझाने आया था, अब तुम ही मुझे समझा दो, ऐसा क्यों करते हो? कहता है कि पितामह श्री इसलिए करता हूँ, कस्मिन भूतेन हृदय स्थितेन, जो मूल श्लोक है उसमें देवेन है, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज किया है, कस्मिन भूतेन हृदय स्थितेन यदा नियोक्तोस्मि तथा करोमि। कोई भूत मेरे भीतर बैठा है और जैसा मुझे नचा देता है मैं वैसा नाच देता जाता हूँ। और ये भूत, ये अहंकार का भूत केवल दुर्योधन के भीतर नहीं है, ये हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग का पाठ, सांख्य योग का पाठ, ज्ञान योग का पाठ अर्जुन को दिया। अर्जुन खुश हुआ। फिर बोला कि इससे भी बड़ा ज्ञान देता हूँ अर्जुन, भक्ति योग का ज्ञान। अर्जुन फिर खुश हुआ। फिर कहा अब इससे भी बड़ा ज्ञान देता हूँ, निष्काम कर्मयोग का पाठ। अर्जुन और खुश हुआ। फिर 14वां अध्याय गीता का गुणत्रय विभाग में जब पहुँचते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब तक तुमको हमने ज्ञान दिया, अब मैं तुमको परम ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं तो चौंका, क्या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के भी ऊपर कोई पाठ होता है? कहते हैं कृष्ण ये परम ज्ञान, ये गुणत्रय विभाग, ये सम्मा सती पर आ गए हो। सम्मा सती कहते हैं कृष्ण और गौतम बुद्ध भी कहते हैं, 3 तलों की हमारी चेतना है। सबसे ऊपर हमारी पर्सनालिटी है, अहंकार है, ईगो है। उसके नीचे इंडिविजुअलिटी है, निजता है, अस्मिता है। और उसके नीचे है डिविनिटी, आत्मा है, दिव्यता है हमारी। तीनों के प्रति जागना सम्मा सती है। सम्मा सती एक विराट ज्ञान है, लेकिन इस सत्र में हम केवल पहले लेयर को जानेंगे, पर्सनालिटी को जानेंगे। और कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार की पर्सनालिटी लेके हम पैदा होते हैं, एक रजस, दूसरा तमस, जिसको आज का मनोविज्ञान कहता है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए क्या हुआ? आधी दुनिया, जैसे सृष्टि द्वंदात्मक है, तुम सब जानते हो। आधी दुनिया जैसे पुरुष होती है, आधी दुनिया स्त्री होती है। ऐसे ही 2 प्रकार की पर्सनालिटी के लोग पैदा होते हैं। पहला रजस या ग्रुप ए कह लो, आज के मनोविज्ञान के मुताबिक रजस वे मानते हैं कि मैं सही हूँ। प्रेमल लोग होते हैं, लविंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, केयरिंग होते हैं। और दूसरी आधी दुनिया तमस, पहला ग्रुप जरा कर्मठ होता है, मेहनती होता है, और दूसरा तमस आलसी होता है, बहुत आलसी। दुनिया में जितने आविष्कार हुए सब तमस वालों ने किया। आविष्कार कौन करता है? मेहनत से बचने के लिए आविष्कार किए जाते हैं। कौन पंखा हिलाए बैठ करके चलो फैन बना लेते हैं। तो जितने वैज्ञानिक हुए करीब करीब सब तमस लोग थे। और जितने संसार में काम काज फैलाने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, दौड़ धूप करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, ये सब एक ग्रुप के होते हैं। तो तमस, आज का मनोविज्ञान कहता है कि ये जो ग्रुप ए है या रजस है, वो कहता है कि मैं सही हूँ, आई एम राइट। और इसके भी 4 लेयर होते हैं। जैसे मैं सही हूँ, ये प्रमोट होता है आई विल पॉसेस, मैं धन संग्रह करूँगा। या और ऊपर बढ़ता है तो कहता है कि आई विल डोमिनेट, मैं तुम पर हावी होऊंगा। जब ये और प्रमोशन पाता है तो आई एम जस्टिफाइड, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं कैसे सही हूँ। खूब लॉजिक, बहुत तर्क देता। ऐसे जो तमस ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो उसका जो बुनियादी जो उसकी सोच है,
यू आर रॉन्ग। हर दूसरे व्यक्ति को गलत मानता है कि वो गलत है। ये प्रमोशन पाता है, यू कैनॉट प्रोसेस। तुम धन संग्रह नहीं कर सकते, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये जितने पत्रकार हैं, ज़्यादातर कम्युनिस्ट हैं, नक्सलाइट हैं, ये न जिएंगे न जीने देंगे। जितने पत्रकार भी सबकी आलोचना करते हैं, 90% पत्रकार ये बी ग्रुप के ही होते हैं। और ये और प्रमोशन पाता है, यू कैनॉट डोमिनेट। तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते, ये किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं है। और भी प्रमोशन पाता है, तो यू आर नॉट जस्टिफाइड। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम कैसे गलत हो। इसी 2 ग्रुप में से किसी न किसी लेयर पर हम खड़े हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं यहाँ पर। और एक और बात बता दें, ये जो ऊपर के भूत हैं उसमें नीचे वालों के गुण तो होते ही हैं। जैसे कोई ये यू कैनॉट डोमिनेट है, तो उसके पहले यू आर रॉन्ग, यू कैनॉट पोसेस, ये तो कमोबेश होगा ही। व्यक्तिगत जीवन में कृष्ण कहते हैं कि अपने पर्सनालिटी को जानो और फिर अपने आसपास के लोगों की पर्सनालिटी को जानो। अगर तुम प्रेम पूर्वक जीना चाहते हो, बोधपूर्वक जीना चाहते हो। सारी उम्र लोग केवल ऊपरी ऊपरी तल पर जीते हैं और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके भीतर ये भूत ही जीता रहता है। कभी वे अपनी निजता को, अस्मिता को, इंडिविजुअलिटी को नहीं जान पाते, कभी अपने जीवन की डिविनिटी को नहीं जान पाते, क्योंकि इतना स्ट्रांग लेयर है। जैसे मान लो नारियल है, तो नारियल का ऊपरी खोल कितना मजबूत होता है, उसके भीतर नारियल का पानी होता है। तो इस तरह से इस पर्सनालिटी को जब तक मेल्ट नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी डिविनिटी या इंडिविजुअलिटी तक नहीं जा सकते। कृष्ण उसी को कहते हैं सतोगुणी। जो पर्सनालिटी को भेद करके इंडिविजुअलिटी या अस्मिता के तल पर गया, उसने दोनों पर्सनालिटी के जो बेस्ट गुण है उनको केवल लिया और अनकंडीशनड कॉन्शसनेस के तल पर फिर जीना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक पर्सनालिटी को जानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी इंडिविजुअलिटी के तल पर नहीं जा सकते। इसलिए पर्सनालिटी जानना ज़रूरी है। ए ग्रुप वाले ज़्यादातर बिजनेस में इंक्लाइंड होते हैं, बी ग्रुप वाले आलसी होते हैं। वे और ख़ास करके चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, काम धाम नहीं करना पड़े, बस ऐसे ही चलता रहे ज़िंदगी, बस घसीटती भी जाए तो दे आर हैप्पी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बस चलती रहे किसी तरह से। लेकिन ए ग्रुप वाले बड़े कर्मठ होते हैं, वो चाहते हैं हम बिजनेस करें, कुछ पैसा ज़्यादा करें। वाणिज्य बसती लक्ष्मी, वाणिज्य में लक्ष्मी का निवास है, थोड़ा कमाए दमाए। जो आई एम राइट है वो सप्रेस करता है अपने इमोशन को, यू आर रॉन्ग है वो एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है। जापान 1999 2000 में जापान जाने का मौका मिला, तो टोक्यो जाने के पहले किसी और शहर में फ़्लाइट उतरनी थी, तो वहाँ रुका। तो वहाँ पर एक महिला मिलने आई, जापानी महिला। तो उसने कहा कि मैं पति से तलाक लेना चाहती हूँ, तो आपसे सलाह लेने आई हूँ। तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया, जान लिया कि उस महिला का भूत था यू आर रॉन्ग और उसके पति का भूत था आई एम राइट, ठीक उल्टा। अच्छा, जब भी शादी हो, जब भी व्यापार करो, तो ऑपोजिट ग्रुप्स के साथ मत करो। ऑपोजिट ग्रुप से अगर करोगे तो झगड़ा होना सुनिश्चित है। एक ग्रुप में शादी करनी चाहिए, एक ग्रुप के लोगों से बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहिए। अगर तुमने ऑपोजिट ग्रुप से किया तो जीवन नरक बन जाएगा। तो उस महिला को मैंने कहा कि झगड़ा तो तुम ही शुरू करती हो। तो उसने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि ये तुम नहीं झगड़ती हो, तुम्हारे भीतर यू आर रॉन्ग भूत है, वो झगड़ता है। तो उसने मुझसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए कि झगड़ा नहीं हो। हमने कहा जैसे ही झगड़ा करने का मन करे, तुम पहचानो कि ये मेरा भूत झगड़ना चाहता है, उसके प्रति तुम जाग जाओ, तो फिर तुम अपने पति को गलत नहीं कहोगी। गलत कहते कहते पति क्या करता है, सुनते सुनते एक सीमा आ जाती है हर व्यक्ति, फिर वो रिएक्ट करता है, तो बड़ा भयानक रिएक्ट करता है। बोले ठीक है। फिर 3-4 महीने टोक्यो के बाद जब मैं वापस आया, तो फिर वो महिला मिलने आई। तो मैंने कहा कि हाँ क्या हाल है तुम्हारा, तलाक हो गया? उसने कहा नहीं तलाक तो नहीं हो गया। तो बोला कि तो फिर बोला कि नहीं, मेरे पति से तो बहुत अच्छा है
और मेरे पति जैसा तो शायद ही कोई जापान में मिलेगा। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा पति? तो एक युवक साथी था, उसने कहा यही तो है हमारा पति। तो उस युवक से मैंने पूछा कि तुम बताओ कैसा चल रहा है? बोला कि पता नहीं क्या हुआ, मेरी पत्नी आपसे मिल के गई तो इतनी बढ़िया पत्नी तो जापान में खोजे नहीं मिलेगी। तो मैंने उस महिला से कहा कि तुमने किया क्या? बोला कोई नहीं, आपका फार्मूला अपनाया। उसने जेब से एक डॉल निकाला, एक गुड़िया निकाली, उस पर लिखा हुआ था यू आर रॉन्ग। बोला कि ये मेरी भूत है, इसको मैं जेब में रखे रखती है, और जब भी मेरा मन करता है कि अपने पति को गलत कहूँ तो मैं अपने जेब में हाथ डालती हूँ, इसकी गर्दन पकड़ती हूँ, चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। और फिर मैं अपने पति को रोक टोक नहीं करती, और तब से मेरा पति मुझे यू आर रॉन्ग को लगता है सारी दुनिया गलत है। यू आर रॉन्ग वालों को एक रिवॉल्वर दे दिया जाए और कहा कि किसी को तुम मार सकते हो, जो भी तुमको गलत दिखता है उसको मार सकते हो, कोई सज़ा नहीं होगी। तो एक दिन में 25-30 तो गोली चली। दूसरी तरफ तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि आई एम राइट वाले अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, मगर एक कब तक दबाओगे? एक सीमा आ जाती है, और दबा इतना ज़्यादा अपने भावनाओं को एक दबाते हैं कि डिप्रेशन तक हो जाता है। तो क्या करना है? जब भी चॉइस हो सप्रेशन में और एक्सप्रेशन में, तो अब अपने भूत को, बाकी सब लोगों को कहता है डाइल्यूट करो, तो सलाह देता हूँ कि डाइल्यूट मत करो, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अर्थात कि अब भावनाओं को सप्रेस नहीं करना है। अगर कोई चीज़ तुमको पसंद नहीं है तो इतना ज़रूर कहना है कि सॉरी आई कुडंट लाइक इट, ताकि वो जो सप्रेशन की टेंडेंसी है, क्योंकि अगर जो आप सप्रेशन में क्या होगा, इट विल लीड यू टू डिप्रेशन। ज़्यादा अगर आप अपने को सप्रेशन करोगी तो वो भीतर घाव बनेगा, बीमारी बनेगी। तो आपको अपने आप को मुखर करना है। इट्स टू बैड टू बी टू गुड। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इट इज़ टू बैड टू बी टू गुड। बहुत अच्छा, गांधी जी ने अपना जो सिक्योरिटी वाले उसको भी कह दिया था कि हमको ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। तो इतना अच्छा भी नहीं बनना है, क्योंकि आपको, जिसको कहते हैं कि अपने को विकसित करना है, आपको विकास, जो चीज़ हमारे विकास में बाधा बन रही है हमें उसका भी मुकाबला करना है। जीवन इतना सरल नहीं है, आप सृष्टि द्वंदात्मक है, विपरीत चीज़ें आएंगी। आप कब तक अपने को दबाओगे? यू हैव टू एक्सप्रेस। तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा कि हंसने वाले, मुस्कुराने वाले लोग बड़े प्यारे होते हैं। आईडी वाले हंसते ज़्यादा हैं, मुस्कुराते कम हैं। बी ग्रुप वाले मुस्कुराते ज़्यादा हैं, हंसते कम हैं। एक बार ओशो का प्रवचन चल रहा था पूना में, मैं भी बैठा था। तो एक बंदा था, वो हर बात पर मुस्कुराता था, कभी कभी हंसता भी था। हंसता कम था, मुस्कुराता ज़्यादा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ओशो जब बोलते हैं तो कभी कभी हास्य रस के लिए कुछ बोलते हैं तो हम लोग को भी हंसी आती है, मुस्कुराना आता है, लेकिन तुमको देखते कि जब भी वो सेंटेंस बोलते हैं कंप्लीट किए तो मुस्कुरा देते हो, जब भी सेंटेंस में तुम मुस्कुरा देते हो, या कभी कभी तो हंस भी देते हो। तो ऐसा क्या है कि ओशो की हर बात पर तुम मुस्कुराते हो? तो उसने कहा, बड़ा ओशो को बड़ा प्यार करता था, तो कहता है कि इस बात पर थोड़े मुस्कुराते हैं कि कोई अच्छी बात कर रहे हैं, इस बात पर कि लोगों को बुद्धू कैसे बना रहे हैं। नाउ जस्ट वो हर बात पर मुस्कुराता। और ओशो को इतना प्यार करता था कि रोज़ हम लोग से साथ ही ठहरे थे हम लोग, तो कहता था कि आज तो अब जाना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी घर में घुसने नहीं देगी। फिर देखते थे शाम को लौट आया। तो हमने कहा क्यों भाई, तुम तो चले गए थे? बोला कि वो जाने कहाँ देता है। मतलब ओशो के बारे में, जाने कहाँ देता है, जाना ही नहीं देता, स्टेशन से चला आता हूँ। तो जो भयंकर बी ग्रुप का था। अब सोचो ओशो में भी जो बुराई खोज लेता हो, प्यार भी कर रहा हो और बुराई भी खोज लेता हो, तो सोचो कि कितना भयंकर भूत उसके भीतर जी रहा है। तो क्या करना है? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई गलत लगे, ख़ास करके बॉस, क्योंकि यू कैन नॉट डोमिनेट, छुपा हुआ यू आर नॉट जस्टिफाइड के अंदर। तो ये ग्रुप जो है हमेशा सोचता है कि सत्य और न्याय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सत्य और न्याय लड़ने का बहाना है, लड़ने का बहाना है। लड़ना है लेकिन खूबसूरत बहाना खोजना है कि सत्य और न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। तो तथाकथित सत्य और न्याय के लिए लड़ने का जब भाव आए
कि हमारा बॉस भी गलत है, तो उस समय सोचना है कि हमारे भीतर का जो यू आर नॉट जस्टिफाइड है वो ज़्यादा, क्योंकि मूल बात है कि हमको प्रेम पूर्वक जीना है। और जब भी आप किसी में बुराई देखते हो तो तुम बुराई को प्यार करने लगे, या यूँ समझ लो कि या तो प्रेम है या प्रेम कम है। जब आप प्रेम कम है तो दूसरे में बुराई देखते हो, अगर प्रेम आप में अधिक है तो दूसरे में बुराई दिखती नहीं। इसलिए ए ग्रुप वालों में चूँकि प्रेम का लेवल ऊपर है, जल्दी उनको दूसरे में बुराई नहीं लगती, और बी ग्रुप वालों में प्रेम का लेवल कम है, इसलिए दूसरे में बुराई लगती है। और इसलिए जब तक ये भूत हावी रहेगा तब तक हमारे प्रेम के लेवल को ऊपर नहीं उठने देगा। जब भी हम बात करेंगे बुरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़, कुछ लोगों को देखते होंगे, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ चीज़ आकर्षित हो जाती है, गड़बड़ चीज़ ही आकर्षित हो जाती है। तो विचार पर तुमको कंट्रोल नहीं है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल है। अगर अपनी वाणी से तुम बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हो तो बुरी चीज़ और आकर्षित होती है तुम्हारी, और अगर अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हो तो अच्छी चीज़ आकर्षित होती है। इसलिए बी ग्रुप वालों को अपने भूत के प्रति ज़्यादा जागना है, क्योंकि उनके भूत के कारण उनका भीतर प्रेम का जो लेवल है हमेशा लोअर लेवल पर रहता है, और बुरी चीज़ें ही उनकी जीवन में आकर्षित होती रहती हैं। और जब तुम इंडिविजुअलिटी लेयर पर चले जाते हो, जो दोनों भूतों के जो पार, तो प्रेम का लेवल फिर उठता चला जाता है, प्रेम का लेवल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बापू के 3 बंदर को याद रखो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।